नमस्कार जी। देखिए, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ कि इतने विद्वानों के बीच में मैं बैठकर बोल रहा हूँ, क्षमा करें। बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं ज्योतिष नहीं सिखाऊंगा, और ज्योतिष आप सब लोग जानते हैं। तिल विज्ञान पर जो मैंने शोध किया है, मेरी पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी है। यानी कुंडली आपके सामने आती है और आपको पता चल जाता है कि इस जातक के शरीर पर कहाँ कोई तिल है, लसन है, रोग है, चोट का निशान है। देखिए, जब कैमरे नहीं होते थे ना, तो कुंडली ही जाती थी रिश्ते के लिए, और उससे ही विद्वान लोग ये गैस करते थे कि जो बच्चा हमारे घर आएगा। अपना पूर्व जन्म याद था। तो आप सब लोग जो ज्योतिष करते हो, ज्योतिष में रहो, यानी एक जीवन में ज्योतिष सीख लोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने कोई सूत्र पढ़ा, आपने उसे समझ लिया, आपने उसे सीख लिया, तो वो कहीं अवचेतन में, कहीं आपके पूर्व जन्म के पढ़े हुए मन में पहले से था, तभी आप सीख पाए। पूर्व जन्म आपकी कुंडली में भी दिखाई देता है। तीसरे घर के जो ग्रह हैं वो आपके पूर्व जन्म के मित्र या शत्रु हैं, यानी जो आपके भाई बहन हैं वो आपके पूर्व जन्म के मित्र रहे हैं या शत्रु रहे हैं। हम पूर्व जन्म की मृत्यु भी पढ़ाते हैं। बहुत आसान है कि आप किसी को भी बता दें कि किस तारीख को आपने अपने पिछले जन्म का मानस तन छोड़ा था। ये हम अपनी कक्षाओं में पढ़ाते रहे हैं। आपको पूर्व जन्म क्यों पढ़ना है, पूर्व जन्म की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है? पूर्व जन्म की कुंडली कैसे बनाओगे, पहले यही सीख लीजिए। आप कुंडली के अष्टम भाव को लगन मानकर अपनी लगन कुंडली से एक नई कुंडली बनाई। राशि वही रहेंगी, राशियों के ग्रह वही रहेंगे, लेकिन भाव बदल जाएंगे। इस जीवन में आप में क्रोध अधिक है मंगल के प्रभाव से, पूर्व जन्म के मंगल के प्रभाव से। आलस अधिक है पूर्व जन्म के शनि के प्रभाव से। आपके शरीर पर कुछ तिल जो इस कुंडली में नहीं आ रहे हैं, यानी तिल विज्ञान में हम पढ़ाते हैं कि देखिए, कालपुरुष के शरीर पर जैसे राशि है ना, उसी तरह से कालपुरुष के शरीर पर भाव नहीं है। यानी भाव और राशि का अंतर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी विद्वान हैं। कुंडली के 12 भाव में कोई भी राशि हो सकती है। तो कालपुरुष के शरीर पर जो राशियों के स्थान है वो भावों के नहीं है। तो जिस भाव, पहले तो अगर आपको इच्छा है तो मैं बता दूं, तिल विज्ञान में हम 12 भाव कैसे मानते हैं। तिल विज्ञान में हम प्रथम भाव चेहरे को मानते हैं, लेकिन उसमें हम आंखें नहीं लेते हैं, यानी आंखों को छोड़कर प्रथम भाव चेहरा है। दूसरा और 12वां भाव आपकी राइट और लेफ्ट आई है। तीसरा और 11वां भाव आपके शोल्डर है। चौथा और 10वां भाव आपकी चेस्ट है। 7वां नाभि है। 5वां और 9वां नाभि का लेफ्ट और राइट। 6ठा और 8वां हमारे इस ज्वाइंट से लेकर नीचे तक लेफ्ट और राइट। आपके शरीर पर कहां तिल है, कहां रोग है, आपको क्या देखना है कि किस भाव में ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है, तो उस भाव से संबंधित अंग पर तिल, रोग या कोई निशान हो सकता है। देखिए, मंगल नीच का जीवन में एक बार आपको बर्निंग से फेस टू फेस कराएगा, यानी कहीं ना कहीं आपको जले का निशान शरीर पर होगा। तो अगर कोई मिडिल एज आपके पास आ जाता है ना, अगर बच्चे को आप कहोगे भैया आपके शरीर पर यहाँ जले का निशान है, वो कहेगा नहीं है।
क्योंकि वो निशान अभी बना नहीं है। लेकिन मिडल एज आने से पहले जहां नीच का मंगल है उस अंग पर जले का निशान या उसे बर्निंग फेस करनी ही पड़ेगी। चलिए हम अपने विषय पर रहते। पूर्व जन्म के कौन से निशान है, ये तो मैंने बता दिया ना, इस जन्म के निशान है। अब कुछ तिल या कुछ निशान आपके शरीर पर हैं, लेकिन जो नियम अभी मैंने पहले बताया उस नियम में वो नहीं आ रहे। यानी मैं बोल रहा हूं चौथे और 10वें भाव में कोई बुरा ग्रह है तो आपकी छाती पर तिल है। आप बोलेंगे कि नहीं हमारे चौथे और 10वें में बुरा ग्रह नहीं है लेकिन तिल है या कोई निशान है, तो उसे कैसे देखोगे? उसे देखने के लिए 8वें भाव को पहला मान लीजिए, यानी लगन कुंडली बदल दीजिए, वो आपके पूर्व जन्म की कुंडली है। वो निशान उस कुंडली के कारण है और वो निशान पिछले जन्म के कारण है। पूर्व जन्म की मृत्यु। हाँ जी बोलिए। सर मैंने एमए जैनोलॉजी में भी किया हुआ है। हाँ जी। वहाँ समुद्र शास्त्र भी पढ़ाते हैं। उसमें 5वें भाव को बताते हैं पूर्व जन्म मान के फिर कुंडली बनाओ। मैं वही आ रहा हूँ, पहले सर के प्रश्न का उत्तर हो जाए फिर बताता। 5वां जो भाव है ना जी, उसे पूर्व जन्म का भाग्य बोलते हैं। यानी मैं 8वां भाव बोल रहा हूं, पूर्व जन्म का लगन। अगर आप 5वें भाव को 8वें से काउंट करेंगे तो वो भाग्य भाव आएगा ना। 5वां भाग्य भाव है पूर्व जन्म का। देखिए कुछ नियम ना यदि हमने पढ़े नहीं है तो वो होते नहीं है, ऐसा नहीं है। एक नियम मैं बहुत ज्यादा सिखाता हूं, अभी थोड़ा सा विषय से अलग हो रहा हूं। किसी भी घटना का सही समय निकालने का एक बिल्कुल आसान नियम है, 10 जमा 4 से फलित। अब ये नियम किसी पुस्तक में नहीं है, ये नियम गुरु शिष्य की परंपरा से हजारों सालों से आ रहा है। लेकिन अगर आपने गुरु से नहीं सीखा है तो ये नियम आप तक नहीं पहुंचा। इस नियम का थोड़ा सा ही जिक्र सिर्फ 7वें भाव से जोड़कर रावण संहिता में लिखा है। लेकिन अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है मैं स्टेबल कब हूंगा, या पूछना चाहता है मेरी शादी कब होगी, या पूछना चाहता है मुझे जॉब कब लगेगी, तो इस नियम से उस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकती हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न आया है मेरी शादी कब हो, तो शादी का जो संबंध है वो 7वें भाव से, तो 7वें भाव की राशि में 10 जोड़ दीजिए। मान लीजिए 7वें भाव में 2 नंबर राशि, उसमें 10 जोड़ा तो 12 साल में तो शादी पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, 16, 20, 24, 28, 32, ये सब शादी, प्रेम संबंध या अट्रैक्शन के साथ है। यानी और अगर 7वें की स्थिति अच्छी नहीं है तो यही तलाक के साथ है। इस नियम को अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है तो आप कहेंगे नहीं ये तो इन्होंने जोड़ दिया है। यानी कुछ बहुत सारी चीजें मैंने अभी आपको बताया ना, एक जीवन कम है ज्योतिष सीखने के लिए। यानी अगर हम आखिरी अवस्था में भी पहुंच गए और अगर हम कहते कि हमें आ गया है तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे नियम अभी पुस्तकों में आए ही नहीं है। जो गुरु बताएगा, जो नियम सिर्फ अभी अलिखित ही चले आ रहे हैं, वो आप पुस्तक पढ़कर अगर ज्योतिष सीखते हो तो नहीं आएगा। वो आपको गुरु की ही शर्त में जाना पड़ेगा। पूर्व जन्म को ही मैं लेता हूं। पहले मैं आपको बता दूं पिछले जन्म की मृत्यु का दिन कैसे निकालेंगे। अब जो ये मैं बता रहा हूं ना नियम, ये आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं कहीं गलत है। आपके जन्म समय में
चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र स्वामी की दशा जन्म समय में आरंभ होती है। इतना तो सभी जो वैदिक ज्योतिष करते हैं जानते हैं। लेकिन उस दशा का कुछ भाग हम इस जीवन में नहीं भोगते हैं। तो वो नक्षत्र में चंद्रमा कितना आगे चला गया है उससे गणना करते हैं कि कितनी दशा अभी हमें उस ग्रह की भोगनी है और कितनी हम भोग कर आए हैं। लेकिन वो भोगने का समय कब शुरू हुआ? कहीं से तो शुरू होगा ना। मान लीजिए 20 साल की शुक्र की दशा है और भोग तो 7 साल ही है, तो 13 साल आप भोग कर आए। लेकिन वो 13 साल किस तारीख से शुरू हुए वो तो आप निकाल ही लोगे, आसान है ना। यानी जब से विश्वोत्तरी का आरंभ हुआ, पूर्व जन्म के सिद्धांत में ये माना जाता है कि उस दिन आपने अपना पूर्व जन्म का मानस तन, दोबारा सुन लीजिए, मानस तन यानी मनुष्य का चोला आपने छोड़ा। तो आप कहेंगे कि ये तो अधिक से अधिक 20 साल हो सकता है। सबसे बड़ी दशा शुक्र की है 20 साल। हो सकता है किसी के जीवन में शुक्र की जो भोग्य दशा है वो 2 दिन ही हो या 2 महीने ही हो। तो ज्यादा से ज्यादा पिछले जन्म की मृत्यु और अब के बीच का अंतर तो 20 साल ही है। तो ग्रंथों में तो हजारों साल हम नरक भोग रहे हैं, लिखा है ना। और एक एक योनि में इतने इतने साल हम काट देते हैं। तो ये 20 वर्ष में कैसे पॉसिबल हो गए? वर्ष शब्द के अलग अलग अर्थ है। वर्ष शब्द धरती का एक टुकड़ा भी वर्ष है, जैसे भारतवर्ष लिखते थे ना, धरती का एक टुकड़ा भी वर्ष। देवताओं का एक दिन एक वर्ष है, ब्रह्मा का एक क्षण एक वर्ष है। वर्ष शब्द के अर्थ अलग अलग है। तो अगर आपने ग्रंथ में पढ़ा कि ये 100 वर्ष रहा उस योनि में या नरक में, 14 लोक का धारणा तो सिर्फ सनातन में ही है ना। 14 लोक यानी पहले तो अभी वो पीछे प्रश्न करना चाह रहे थे, पूछ लीजिए सर। नहीं प्रश्न नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट थी कि लंच का समय हो गया। ओके, देखिए आज इतना ही। अभी सर इसको पूरा कर दीजिए। किसी को भूख नहीं लगी, आप पूरा करो। ये पूरा सुन लो, ये पूरा होने दो ना, इस जन्म का सुन लीजिए आप। ये जो 20 साल की अवधारणा है, जितनी भी पूर्व जन्म की कहानियां या अब कहीं कहीं आता कि उस जातक को अपना जन्म याद आ गया या इसे पूर्व जन्म का शहर याद है, ये ऐसी स्टोरी अखबार में भी आ जाती थी। उसके भी जन्म और मृत्यु का अंतर 20 साल से कम ही है। जितने भी लोग पूर्व जन्म याद रखकर आए हैं ना इस धरती पर, और आप सुनते हो कि वो दूसरे गांव में गया, वहां उसे याद आ गया यही मेरे पिता है, यही, तो उनका अंतर 20 वर्ष ही है। यानी पिछले जन्म की मृत्यु का दिन कौन सा है? जब से विश्वोत्तरी दशा का आरंभ हुआ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आप तो कुछ भी बोल देते हो। यानी अब भी आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये सिद्धांत हमने कहीं पढ़ा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कुरान पढ़ना भूल गए हैं। हाँ जी बोलिए। तो विश्वोत्तरी दशा की बात अगर हम कर रहे हैं तो चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर रहे हैं, नवांश की बात कर रहे हैं, हाँ जी, 1.20 डिग्री की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। 1.20 डिग्री में भी 4 चरण है। हाँ जी सर। 13 में 4 चरण है। तो जिस दशा में व्यक्ति की डेथ होगी, अगर अश्वेश का उनका उपनक्षत्र उसमें बोलेगा तो आदमी की डेथ उस डेट को। नहीं, आपका नियम ठीक है जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उससे अलग नहीं कह रहा हूं। जन्म नक्षत्र के स्वामी की दशा आपने देखनी है, कब शुरू हुई ये देखना है। अब आप जो नियम बता रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है, मैं उससे गलत नहीं बोल रहा। लेकिन अगर आप इस नियम से
स्टडी कीजिए, मान लीजिए आप पूछ लीजिए कि आपने इस बात का क्या प्रमाण दोगे, मुझसे पूछ लीजिए कि इस बात का आप क्या प्रमाण दोगे कि उसी तारीख को मेरी मृत्यु हुई है। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ बोलिए बोलिए। जब चंद्रमा जीरो हो जाएगा लगन से, देखिए नियम मैंने पढ़ा नहीं है, इस पर मैं ये बहस दस नहीं। जातक में आता है नियम, जब हम किसी की कुंडली बनाते हैं तो चंद्रमा को ही कैलकुलेट करते हैं। नहीं सर, पूर्व जन्म का जो आप इस नियम, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं। हमने जो पूर्व जन्म पर शोध किया है और जो पूर्व जन्म पर मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि आपका जन्म क्यों हुआ। पूर्व जन्म रहस्य की जो मेरी पुस्तक है उसमें हमने लिखा है कि आप वापस आए ही क्यों हो, आप इस धरती पर क्या लेने आए। यानी पूर्व, यानी आपको 10वें घर से देखना है, 10वें के स्वामी से देखना है, 10वें में कौन सा ग्रह है ये देखना है, और ये भी देखना है 10वें का स्वामी किस भाव में चला गया। उससे आपको पूर्व जन्म से इस जन्म में आने का उद्देश्य पता चलता है। जो इस यहाँ शायद कुछ लोग हैं जो मेरी पूर्व जन्म की कक्षा में रहे हैं, कोई है यहाँ? सागर जी हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं जी कि इस जन्म का ही बता दो, पूर्व जन्म तो गया। इसी जन्म मैडम, नहीं देखिए मैडम, वैसे तो आपने जो प्रश्न पूछा है ना, आप जितने भी लोग वैदिक ज्योतिष जानते हैं, जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर देना ज्योतिष में मना है। किसी के मृत्यु का समय बताना मना है। मेथड क्या होगा बताइए? वो तो आपको रोग स्थान, उसकी मृत्यु का समय देखना होगा ना। 120 वर्ष की विषोत्तरी दशा है और आपको 120 वर्ष में कब मरना है, ये अगर आपका प्रश्न है तो आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी ना। उसको मैं सूत्र में तो नहीं बता सकता। यानी आपको क्या रोग है, आपकी मृत्यु का क्या कारण बनेगा, वो तो आप लगन कुंडली से देखोगे ना। इसका कोई ये मैरिज प्लस का सूत्र नहीं है जो मैं आपको बताऊं। 22वें दृष्टांत का, हाँ जी नमस्कार जी, 22वें दृष्टांत से पता चला। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, देखिए जो जिस प्रश्न का उत्तर देना, शास्त्र को तो मानोगे ना, शास्त्र से ही ज्योतिष करते हो। जब शास्त्र में लिखा है कि आपको किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करनी है, आपको देखिए आपके पास लोग आते हैं दिलासा लेने के लिए, डराने के लिए नहीं आते। यानी आपके पास से जो उठकर जाए उसे लगे कि मैं एक सही व्यक्ति से मिलकर आया हूं और मुझे अब अपनी समस्या का चाहे हल नहीं मिला है, लेकिन कुछ हमें दिलासा मिल गया है। तो ये भी तो थंब रूल हो सकता है ना, द्वितीय सप्तमेश की दशा दशा है और अष्टम का रिलेशन हो, तो ये देखिए लिखा जैसा पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यही बताने लगा था, बीच में प्रश्न आ गया आपका। हम जब सूत्र को कूड़ कर बताना चाहते हैं ना, तो हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे। यानी अगर मैं किसी सूत्र को बहुत कठिन करके बता रहा हूं ना, तो मेरा सिखाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूं। जबकि सामने वाले को समझ आना जरूरी है। आप मुझे समझा रहे हो ना, तो मुझे तो समझ आए। उसका आसान ढंग यही है कि आपकी भाषा, आपका जो सूत्र की व्याख्या है वो सरल शब्दों में हो। अब यही तो मैंने अभी आधान लगन के बारे में अभी कल बताऊंगा आपको। वो आधान लगन को अगर कठिन करके बताता हूँ तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता। और जब मैं आपने जाति स्मरण बोला ना, ये जैनोलॉजी का बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, उसमें काफी कुछ बताया गया। हो सकता है आपकी बुक मैंने भी पढ़ी। जाति स्मरण जो शब्द है उसी से वहाँ से काफी डिराइव हुआ। जाति स्मरण पॉसिबल है, इसके लिए कुछ तीर्थ भी लिखे हैं ग्रंथों में, कुछ वर्त भी लिखे हैं और कुछ पर्टिकुलर स्थान है। अगर आप अपने पिछले जन्म के किसी स्थान पर पहुंच जाते हो तो वहां भी आपको जाति स्मृति आ जाती है, यानी पूर्व जन्म याद आ जाता है। देखिए आज इतना ही, अभी 2 दिन आपके पास ही है, कल
धन्यवाद। धन्यवाद। अभी 3:30 बजे तक लंच का समय है, उसके बाद सभी से मेरा निवेदन है कि यहीं